वणक्कम, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज एक नन्हे से छोटे से बच्चे की बात जो आज की तारीख में तमिलनाडु की पूरी राजनीति को पलट दिया। आप कहेंगे किस छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एस.ए. चंद्रशेखर की बच्चे की। मैं बात कर रहा हूं शोभा चंद्रशेखर की बेटे की। मैं बात कर रहा हूं विजय थलपति की। ऐसे चंद्रशेखर इसलिए कि स्क्रीन पे जो अवतरित हो रहे हैं सज्जन, परिवार में एक जश्न का माहौल है। क्यों है ऐसे चंद्रशेखर, क्यों महत्वपूर्ण है, ये तमिलनाडु के तमाम लोगों को पता लग गया होगा, लेकिन हिंदी पट्टी के लोगों को जानना चाहिए एक पिता के अरमान के बारे में। ये विजय थलपति के पिता हैं, फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिन दिनों ने डायरेक्टर कोर्स किया, सफल डायरेक्टर हैं। और जब विजय थलपति इनके परिवार में 1994 में आए तो इन्होंने तय किया कि इस बच्चे को जो भी हमने सीखा है डायरेक्टर के तौर पर, इस पर अमल लाऊंगा। और बाल कलाकार के तौर से विजय को उन्होंने स्क्रीन पे उतारा। स्क्रीन पे उतारा, शुरुआती बड़ी असफलता मिली, लेकिन कभी ये पीछे हटे नहीं। अनुशासित अंदाज में खड़े रहे, इसके पीछे खड़े रहे, पुत्र के पीछे जो पिता का भाव होता है, और ये तय करके खड़े रहे कि एक ना एक दिन इसे सफल करना है। और जो सफलता की शुरुआत हुई विजय थलपति के इतिहास में, वो सिलसिलेवार है। 1990 में विजय थलपति अचानक से चमक गए। लोग याद करने लगे एमजी रामचंद्रन को, लोग याद करने लगे रजनीकांत का छोटा अवतार आ गया है, और नाम दिया है इन्हें विजय थलपति। स्क्रीन पर भी इनके पिता ने यह तय किया कि विजय वही रोल करें जो आम लोगों से जुड़ाव का हो, उनके मददगार का हो, रॉबिन हुड की छवि का हो। और मैच्योर होते गए अपने हिसाब से विजय थलपति, धीरे धीरे क्रमवार तरीके से लोगों के दिल में उतरते गए। फैंस का क्लब बनाया। तमिलनाडु के फिल्मी दुनिया के इतिहास में विजय थलपति पहले शख्स हैं जिन्होंने फैंस क्लब ही नहीं बनाया, बल्कि उन्हें पार्टी कैडर में बदल दिया। इससे पहले रजनीकांत ने भी कोशिश तो की थी, कमल हसन ने अपने हिसाब से कोशिश की पार्टी बना करके, लेकिन उससे पहले कि ज्यादा पहले नहीं जाते, उससे पहले कि पीछे जब जाएंगे तो आपको द्रविड़ राजनीति दिखेगी। द्रविड़ राजनीति दिखेगी तो उसका रास्ता दिखेगा, किस ढंग से करुणानिधि आए, किस ढंग से एमजी रामचंद्र आए, किस ढंग से जयललिता आई। लेकिन विजय थलपति का उदय जो है, अपने आप में ये द्रविड़ राजनीति से अलग है। विशुद्ध तौर पे एक फिल्मी कलाकार का उदय है जो सीटी बजाता हुआ चला आया। हिंदी पट्टी के लोगों को खूब याद होगा, सीटी बजाए आंख मारे लड़की आंख मारे, वो गाना। ठीक तमिलनाडु की पूरी राजनीति में विजय थलपति आंख मारते हुए चले आए, सीटी बजाते हुए चले आए, एक झटके में चले आए। पहली बार भारत के इतिहास में कोई ऐसा राजनेता चुनाव में उतरा हो जो राजनेता नहीं हो, फिल्मी दुनिया से आया हो, ये कहते हुए आया हो कि ये मेरी आखिरी फिल्म है, और ये फिल्मी किरदार को जो कुछ मैं पर्दे पर उतारता रहा हूं उसे व्यावहारिक जीवन में उतारना चाहता हूं, इसलिए हमने टीवी के पार्टी बनाई है। उससे आइए, जुड़िए, और जो कुछ हम करना चाह रहे हैं वो करने दीजिए। और लोगों ने करने दिया। करने क्या दिया? 108 विधायक जीत के चले आए हैं। पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी के इतिहास में थंपिंग मेजोरिटी तो नहीं मिला। हाँ, गठबंधन की राजनीति में प्रवेश कर गया, उनको कहीं ना कहीं से मदद लेनी पड़ेगी सरकार बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने ये तय किया, ऑटो रिक्शा ड्राइवर को दे दिया टिकट पहली बार में। कई ऐसे ऑटो रिक्शा ड्राइवर चुनाव जीत के चले आए हैं विधानसभा के अंदर, तमिलनाडु की विधानसभा के अंदर, जो धन बल के लिए जाना जाता है। सबसे महंगा चुनाव गिना जाता है तमिलनाडु का। जो डीएमके या एआईडीएमके जिस हिसाब चुनाव लड़ती है, कहते हैं धन बहा दिया करते हैं। उस स्थिति में कोई ऑटो ड्राइवर चुनाव जीत के चला आ रहा है, कोई गरीब घर का बच्चा चुनाव जीत के चला आ रहा है टीवी के टिकट पर, तो अपने आप में बड़ी बात है। ये थोड़ा बहुत दिखा था कभी ना कभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उदय के समय, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अभिनेता नहीं थे। हाँ, अलग बात है, नेता होते हुए अभिनेता बने, और जिस ढंग से उन्होंने जो कुछ भी किया अपने हिसाब से, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ एक अभिनेता नेता बनने की चेष्टा कर रहा है। विजय थलपति को विजय थलपति बनाने में स्क्रीन का मोटे तौर पर योगदान है, और किसी का योगदान नहीं है। उनके इन पिता का योगदान है, एस.ए. चंद्रशेखर का योगदान है, उनकी माँ शोभा चंद्रशेखर जो अपने आप में राइटर रही हैं, लिरिसिस्ट रही हैं तमिल फिल्मों की। ये माता पिता के संतान की देन है। अपने हिसाब से विजय थलपति अकेले नहीं है, ये परिवार के बच्चे जो सामान्य तौर पे सामान्य परिवार के बच्चे हैं। हाँ, फिल्मी दुनिया का एक इतिहास है, ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत जीवन में चकाचौंध बड़ा जीवन है उनका, एक सामान्य तरीके से जीते हैं। वही कनेक्ट है उनका वहां तमिलनाडु की जनता के बीच में, और जो अद्भुत अविश्वसनीय उन्होंने कर दिखाया है तमिलनाडु के इतिहास में, सिर्फ इसलिए हो पाया है कि विजय थलपति ग्रास रूटेड है, विचारधारात्मक आधार पर नहीं, स्क्रीन पे जो करते रहे हैं
को व्यवहारिक जिंदगी में जिद करके उन्होंने उतारने का फैसला लिया है। ये जिद है विजय थलपति की, जो उन्होंने कहा, जो उनकी जन नायकन फिल्म थी, उन्होंने कहा ये मेरी आखिरी फिल्म है, इसके बाद मैं फिल्म में नहीं आऊंगा, लेकिन इस फिल्म में जो कुछ भी अभिनय के जरिए मैं दिखाने की कोशिश किया हूं उसे व्यवहार में उतारूंगा। तमिल के जिंदगी में बदलाव लाऊंगा। उस तमिल के जिंदगी में जो द्रविड़ राजनीति और गैर द्रविड़ राजनीति का आधार बटा पड़ा था, द्रविडियन पॉलिटिक्स के नाम पे तमिलनाडु ने बहुत कुछ झेला है। एआईडीएमके और डीएमके का संघर्ष है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनकी जड़ें नहीं वहां जमने दी हैं। द्रविड़ और बाहरी के बीच जो लड़ाई है, इससे अलग हटके विजय थलपति वहां आए हैं। विजय थलपति का तमिल स्क्रीन पर जितना अधिकार है, उतना ही कन्नड़ दर्शक उनके लिए आते हैं, उतना ही मलयाली दर्शक उनके आते हैं। मध्य दक्षिण सिनेमा में उन सिरमौर रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा, विजय नायकन, जो विजय की जो आखिरी फिल्म थी जन नायकन, उसका उन्होंने कहा इसके बाद हम फिल्म नहीं करेंगे। भला ऐसा कोई होता है? शीर्ष पे है, पॉपुलैरिटी, फैंस बिल्कुल टूटे चले आ रहे हैं, और एक व्यक्ति कह रहा नहीं अब मैं अभिनेता नहीं रहूंगा, मैं नेता बनने जा रहा हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा हूं। और जैसा कि हमने कहते हैं, आग लगाने में किसका योगदान है? केंद्र सरकार ने उस जन नायकन फिल्म को सेंसर बोर्ड से रोक दिया। भाई, आग में घी का काम किया, उसके फैंस के बीच में जिंदा करने का काम किया। संगठन के तौर पे एक विजय थलपति अगर तमिलनाडु में इस विजय अभियान में निकल पाए, तो इसके पीछे जन नायकन फिल्म को केंद्रीय सेंसर बोर्ड से रोका जाना एक बड़ा विषय है। कोई व्यक्ति फिल्म कैरियर से इस्तीफा छोड़ रहा है और उसके जो दिल से लगी हुई बातें हैं, उसको आप सेंसर बोर्ड के जरिए रोक देते हैं, है ना? अपने आप में इसको कहते हैं अपने आप घी डालना आग में। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कहिए, केंद्र सरकार कहिए, कि एक व्यू रचना में उन्होंने विजय थलपति के खिलाफ खुद को खड़ा किया और मास तक इस बात को पहुंचने दिया। विजय थलपति इसी आधार पर जो केंद्र की बीजेपी सरकार है उसके खिलाफ अभियान चलाते रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में हम बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे, बीजेपी की नीतियां उन्हें पसंद नहीं है। और ठीक उसी अंदाज में उन्होंने कहा, तमिलनाडु में जो डीएमके की सरकार थी, के करुणानिधि की सरकार थी, या करुणानिधि के पुत्र एमके स्टालिन की सरकार थी, उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन की सरकार थी, उस सरकार के खिलाफ उन्होंने कहा कि उतना ही डीएमके भी मेरे खिलाफ है जितना बीजेपी है। मैं बीच में खड़ा हूं, और ये डीएमके तो डीएमके का पार्ट है। तो इस बीच के व्यक्ति को, एक गैर द्रविड़ राजनीति से उदय वाले व्यक्ति को, विजय थलपति को लोगों ने सिर्फ आंखों पर ले लिया, जिसके अंदर मादा थी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की, जिसके अंदर मादा थी वहां एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्थिति को भुनाने की। जो वहां के लोग परेशान थे भ्रष्टाचार से, दैनिक जीवन में उनकी दिक्कतें जो आ रही थी, डीएमके के शासन उससे जो परेशान थे, वो तमाम नाराजगी को एक ही झटके में विजय थलपति ने सीटी बजाते हुए, सीटी बजाना उनका सिंबल था, फैंस के बीच में एक दूसरे का आदान प्रदान संवाद जो होता था सीटी के जरिए होता था, बड़ा पॉपुलर अंदाज था। मास फैन फॉलोइंग उन्होंने ऐसे ही क्रिएट किया। गांव गांव, शहर शहर टीवी के लोग इसलिए हो गए कि उन्हें सीटी बजाना आ गया। उन्हें ये बात समझ में आ गई, जो बातें कह रहे थे विजय थलपति, उनके प्रति अगाध श्रद्धा पैदा कर गया यह सीटी को लेकर। बहुत सारी फिल्मों में गाने हैं, कई गाने हैं, कई टोन्स आप कुछ मैं सुनाता हूँ। राजेश खन्ना का पॉपुलर सॉन्ग सुनिए, चूंकि सॉन्ग को पूरी तरह से मैं दिखा नहीं सकता, सुना नहीं सकता, कॉपीराइट का मामला है, लेकिन सीटी का आवाज भी जरूर सुनिए आप, टुकड़ों में सुनिए, आनंद आएगा आपको। और यही सीटी तमिलनाडु की जनता के सिर पे जादू का काम कर गई, और जादू का ऐसा काम कि पहले झटके में पहली बार इतिहास रच गई। इतिहास रच गई, मैं बार बार कह रहा हूं, तो आप कह सकते हैं इतिहास तो तमिलनाडु की राजनीति में रचते रहे हैं फिल्मी पर्दे से आने वाले लोग, लेकिन उसके अलग आधार है। जो भी फिल्मी पर्दे से आने वाले लोग वहां इतिहास रचते रहे हैं, उनका द्रविडियन मूवमेंट से जुड़ाव रहा है। और एमजी रामचंद्रन के लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए जे जलता चली आई थी, जो दुनिया में अभी नहीं है, उन्हीं के नाम पर एआईडीएमके है। इसी एआईडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी अलायंस करके इस बार उतरी थी। महज 27 सीटें मांगी थी उसने इस अलायंस में। भारतीय जनता पार्टी ने विजय थलपति के लिए जगह बनाने के लिए और क्या क्या किया, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो उनका उम्मीदवार था, जो विजय थलपति को टक्कर दे सकता था, यह एक आधार तैयार किया था, उसका नाम कहते हैं सिंघम। विजय थलपति के इस जीत में भारतीय जनता पार्टी का परोक्ष योगदान बहुत बड़ा है। जब 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गई, तो चुनाव से पहले ऐसा माहौल था कि लग रहा तमिलनाडु में वो स्टैंड लेगी। उस स्टैंड को नहीं उसने लिया, उसने अपना पूरा फोकस असम और पश्चिम बंगाल पर रखा। दक्षिण के राज्यों को मोटे तौर पे इग्नोर कर गई। दक्षिण के राज्यों में आप, जब मैं बात कर रहा हूँ, केरलम की बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ, हालांकि पुडुचेरी में उसकी सरकार थी तो उसको जैसे तैसे, पुडुचेरी बिल्कुल तमिलनाडु से रिफ्लेक्ट होता है,
लेकिन अलग बात है भारतीय जनता पार्टी पुडुचेरी में फिर से सरकार बनाने में सफल रही। भारतीय जनता पार्टी के पास एक सिंघम था। सिंघम की बात जो कर रहा हूं तो आप कनेक्ट करेंगे रूपाले पर्दे से, लेकिन ये सिंघम रूपाले पर्दे का व्यक्ति नहीं है। के अन्नामलाई इनका नाम है, आईपीएस हैं। 2019 में इन्होंने अपने पूरे कैरियर को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस दफे 2026 के चुनाव से पहले तक तो माहौल बना रखी थी कि हाँ, उसे के अन्नामलाई पे स्टिक करना है, उसके सहारे जो एक अंदाज होता है सिंघम के अंदाज से वहां जाएगी। लेकिन अगर के अन्नामलाई के सहारे भारतीय जनता पार्टी मैदान में डटी रहती तो कहीं ना कहीं विजय थलपति को एक चुनौती मिल रही होती। जो हिंदूवाद है, जो एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिक्स का, वो ज्वलंत भगवा राजनीति की वजह से विजय थलपति को एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट हासिल करने में इस थोक भाव में मुश्किल होती। वो बंटवारा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अन्नामलाई कर रहे होते। ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने के अन्नामलाई को सीन से निकाल लिया। उस सीन से निकाल लिया जहां के अन्नामलाई को कहा गया कि आप कह दीजिए आपके पिता बीमार हैं, उनकी तामीरदारी में समय लगाना है। ऐसा ही के अन्नामलाई ने किया पार्टी के लिए, और ऐसा स्पेस दे दिया विजय थलपति को जहां सीधे जाकर टकरा है उस डीएमके से, जिस डीएमके का मुकाबिल होना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत रहा है अब तक। भारतीय जनता पार्टी की जो 17 अप्रैल को संसद में हार हुई है, उसमें बड़ा योगदान है डीएमके का, एमके स्टालिन का, या फिर इंडी गठबंधन के जरिए भारतीय जनता पार्टी के जीत के रथ को जो 2024 में रोका गया था, 240 पर ठहर गई थी, उसमें एमके स्टालिन का बड़ा योगदान था। जो इंडी गठबंधन के तमाम नेता हैं उसमें राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ जो इंटैक्टनेस था एमके स्टालिन का, उसने काफी नुकसान पहुंचाया था भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं टैक्टिकल मूव के जरिए तमिलनाडु में लड़ी, उसने अचानक खुद को विड्रॉ किया, एक छोटे पार्टनर के तौर पर एआईएडीएमके के साथ शामिल हुई, और के अन्नामलाई जो कहीं ना कहीं विजय थलपति के वोट को काट सकते थे उनको किनारे कर दिया। इसे कहते हैं परोक्ष तरीके से लड़ना। इतना ही नहीं, क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में, जैसे हमने कहा कि उनकी फिल्म को सेंसर बोर्ड से रोक लगा दिया। इतना ही नहीं, कुडूर की रैली में भगदड़ में जो लोग मरे, 36 से ज्यादा लोग मरे थे, उस कुडूर की रैली के भगदड़ में आरोपी बना करके विजय थलपति को दिल्ली के सीबीआई के हेडक्वार्टर में 17 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई। 17 घंटे का मतलब जानते हैं, तमिलनाडु के ट्रेन में सवार होकर के उनके फैंस दिल्ली आ सकते थे और आए भी। उस पूछताछ के दौरान इतना समय दिया गया विजय थलपति के फैंस को कि तुम्हारे नेता को घेर के रखा, हम पूछताछ कर रहे हैं, आ जाओ। तो ये सारी चीजें मूवमेंट का काम करी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मददगार के तौर से। कभी कभी किसी का विरोध भी जो होता है मदद का काम ही करता है, ताकतवर को ताकत देने का काम करता है उसका विरोधी। ये अपने हिसाब से अगर तमिलनाडु राजनीति की अगर व्याख्या करेंगे तो आपको पता लगेगा। इसके अलावा विजय थलपति को जब भी पढ़ेंगे तो उनको अकेले मत पढ़िए, उनकी मां शोभा चंद्रशेखर को याद रखिए। कितना बड़ा योगदान है उसके परिवार में, उसके माहौल में, एक लिरिसिस्ट का, एक फिल्मी कथानक लिखने वाली महिला का। उनके पुत्र हैं विजय थलपति। विजय थलपति एस ए चंद्रशेखर के पुत्र हैं, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिसने डायरेक्टर के जरिए बाल कलाकार के तौर पे स्क्रीन पे लाया पहले विजय थलपति को, इतना परिपक्व किया कि नेचुरल एक्टिंग करने लगे। जब सफलता के चरण में आया तो विफलता भी मिली उनके जीवन में, ऐसा नहीं है। उन दिनों एस ए चंद्रशेखर ने उनको पूरा भरोसा रखा, और इसलिए इस नायकन के पीछे जो बड़ा नायक है जाहिर तौर पे माता पिता उसके एस ए चंद्रशेखर और है। और बार बार लोगों को याद दिलाया जाता रहा कि विजय जोसेफ चंद्रशेखर है इनका नाम। ये विजय जोसेफ चंद्रशेखर नहीं, विजय थलपति हैं। फिल्मी सफलता के इतिहास में अपने आप में एक नई कहानी, नई इबारत लिख चुके हैं तमिलनाडु की राजनीति में। और पहली बार कोई शख्स आया और उस शख्स के प्रभाव में आकर के मुख्यमंत्री तक चुनाव हार जाए। ऐसे तमिलनाडु की राजनीति होता रहा है, जयललिता भी चुनाव हारी मुख्यमंत्री रहते हुए, लेकिन एमके स्टालिन अपने उस कॉन्स्टिट्यूंसी से हार जाएंगे जिसके लिए कहते हैं पिछले 10 साल से उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया था। उनके बेटे उदयनिधि के लिए भी जीतना बड़ा मुश्किल रहा था। इन सब के बावजूद विजय थलपति का उदय अपने आप में इतिहास रचेगा। उन्होंने बहुत सारे वादे किए। मास कनेक्ट का नेता किस ढंग से उसको एस्टैब्लिश कर लेता है, क्या तमिलनाडु की राजनीति में स्थापित हो पाएंगे या फिर घाघ राजनीतिज्ञों से घिरे। डीएमके के पॉलिटिक्स बड़ी गहरी पैठ वाली है तमिलनाडु की राजनीति में, क्या उसे संभाल पाएंगे, उसका आवेग को। इस मास मेजोरिटी के बावजूद भी विजय थलपति अगले 5 साल तक तमिलनाडु को कैसे चलाते हैं, क्या उनकी सरकार की पुनरावृत्ति होती है,
या नहीं होती है, लेकिन ये बात तो तय है, एक शेर अचानक से रास्ता बनाता हुआ है। जो एक असंभव सी बात थी तमिलनाडु की राजनीति में गैर द्रविड़ पॉलिटिक्स करके आके जम जाना, वो काम विजय थलपति ने कर दिखाया। सीटी बजाते हुए अपने फैंस के सहारे विजय थलपति बम्पर जीत के साथ, प्रचंड जीत के साथ तमिलनाडु में अपने जीत का परचम लहरा रहा है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।